आदाब। नमस्कार। आपका अफसाने के सौरंग की महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। गैर मुस्लिम अफसाना निगारों के सिलसिले में आज के अफसाना निगार हैं जनाब चंद्रकांत जी। चलिए आपको सुनाता हूँ चंद्रकांत जी का अफसाना पनवाड़िन और पनवाड़न, दोनों तरह से इसका तलफ़्फ़ुज़ है। जैसे पनवाड़ी होता है, ये पनवाड़ी का पनवाड़िन, पनवाड़िन। मिल की 1:30 बजे की पुरशोर सीटी सुनते ही उसके कत्थई हाथ रुक गए और वो खला में कुछ इस तरह देखने लगी जैसे वो सीटी को सुनने की बजाय देखना चाहती हो, और फिर जैसे उस सीटी को देखकर कुछ सोचना चाहती हो। उसने सोचा कि अब उसे जल्दी तैयार हो जाना चाहिए ताकि 2 बजे से पहले पहले बाबूजी के पास पहुंच जाए। इस ख्याल से उसने हाथ में थमे हुए पान के पत्ते पर जल्दी से कत्था लगाकर उसे तख्ते पर रख दिया और सड़क के पार खेलती हुई अपनी 8-9 साल की लड़की को ज़ोर से आवाज़ दी, पन्ना, अरे ओ पन्ना। और जब पन्ना उसके पास भागती हुई आकर खड़ी हो गई तो वो कदरे दुरुस्ती से बोली, तू कभी दुकान पर भी बैठेगी या दिन भर खेले ही जाएगी? अब दुकान पर बैठ आकर, मुझे लाला की दुकान से माल लेने जाना है। और पन्ना को दुकान पर बिठाकर वो अंदर कमरे में चली गई। मालिक मकान ने तो वो कमरा दुकान ही के ख्याल से बनवाया था, मगर तौफीक ना होने की वजह से वो उसे मकान के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। एक कोने में खाना बनाने का मुख्तसर सामान पड़ा था, दूसरे कोने में पुरानी वज़ा का एक जंग आलूद आहनी ट्रंक, पीछे की दीवार के साथ बांसी की एक टेढ़ी मेढ़ी चारपाई खड़ी रहती थी और उसके पास ही एक छोटी सी खाट पर तय किया हुआ मैला कुचैला बिस्तर पड़ा रहता था। दाएं और बाएं हाथ की दीवारों में गड़ी हुई कीलों से एक रस्सी बंधी रहती थी जिस पर कुछ मैले और कुछ धुले हुए निकलते रहते थे। सामने वाली दीवार में एक छोटा सा ताकचा बना हुआ था जिसमें सेलुलाइट फ्रेम का चिकना सा जापानी आईना, टूटी हुई लकड़ी की कंघी, सरसों के तेल की मैली बोतल, बिंदी की डिबिया और काजल की काली सी कटोरी सजी रहती थी। बाकी रही दुकान तो उस कमरे के आगे बने हुए बरामदे में ही लगा ली जाती। कमरे के दरवाजे के आगे दीवार की लकड़ियों की 6 फुट ऊंची दीवार बनी हुई थी। उस दीवार के निचले हिस्से में एक छोटी सी अलमारी थी जिसके 2 खानों में 5-6 किस्म के सिगरेट की 2-2, 4-4 डिब्बियाँ और बीड़ी के बंडल रखे रहते थे और बाकी खाने मुख्तलिफ मार्कों की खाली डिब्बियों से सजे हुए थे। अलमारी के ऊपर एक बड़ा देसी आईना लगा हुआ था जिसके 3 तरफ सिगरेट की डिब्बियों की कतरन से बना हुआ सांप झूलता रहता था और उससे ऊपर फिल्म एक्ट्रेसों की वो तस्वीरें आवेज़ा थीं जो सिनेमा वाले अपनी इश्तिहारबाजी के लिए दुकानों पर मुफ्त तकसीम कर जाते हैं। वो तस्वीर आए दिन बदलती रहती या कभी कभी एक ही कील पर ऊपर नीचे लगी हुई कई तस्वीरें भी नज़र आ जाती थीं। नीचे फर्श पर पान रखने का तख्ता, गीली बोरी ढकी हुई से पान की टोकरी, चूने और कत्थे की कड़ियाँ और छालिया, इलायची, सौंफ वगैरह की जापानी तस्तरियाँ सजी रहती थीं। बरामदे के बैरूनी सुतून पर एक मोटी सी रस्सी सुबह से लेकर रात 10-11 बजे तक उसके अपने जहन की तरह सुलगती रहती थी और बाहर दुकान के आगे लकड़ी के एक खुरदुरा सा बेंच पड़ा था जो ऊँगता रहता था। कमरे में जाकर उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया,
रस्सी पर से हल्के सुर्ख रंग की धोती और सफ़ेद जाली की चोली उठाकर पहनी और फिर उसी ताकचे के पास जाकर श्रृंगार करने लगी। बालों में सरसों का तेल डालकर पट्टियाँ ढाली गईं। माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी लगाई गई। आंखों में दिया सलाई से काजल डाला गया। और जब वो इन कामों से फारिग हो चुकी तो उसने चिकने आईने में आखिरी बार अपना अक्स देखा। अगरचे वो 30 से ऊपर जा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अपना अक्स काफ़ी हसीन मालूम हुआ। बैज़वी चेहरा, स्याही मायल गंदमी रंगत, कदरे पिचके हुए गाल, मोटी मोटी आँखें, मुतवाज़िन नाक, पान के मुतवातिर इस्तेमाल के बायस स्याही मायल होंठ, ना बहुत छोटी ना बहुत लंबी गर्दन, कबूतरों की मानिंद लटकती हुई भद्दी भद्दी छातियाँ। इन चीज़ों को मजमूई तौर पर देखकर उसकी आंखें खुद ब खुद मटक गईं और दिली दिल में झूमती हुई बाहर आ गई। ध्यान से बैठना दुकान पर, अगर दुकान छोड़ के गई तो हड्डियाँ चूर कर दूंगी। पन्ना को इस तरह बेवजह डांट कर वो कदरे मुलायबत से कहने लगी, वो कॉपी दे तो मुझे, बाबूजी से पैसे लाऊं जाकर, और मेरे पीछे आकर अगर कोई उधार मांगे तो मती देना, चाहे कोई भी हो। उसने पन्ना से एक छोटी सी फटी पुरानी कॉपी ली और लम्हे भर के लिए बड़े आईने में अपना अक्स देखा और फिर झूमती झामती जवाहर नगर की तरफ चल दी। चलते चलते उसके जहन में कई ख्यालात पैदा हुए, उल्टे सीधे, ऊंचे नीचे, और ख्यालात की इस रौ में वो सोचने लगी कि 1:30 की सीटी हुए अभी 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे। वो 2 बजे से पेशतरी बाबूजी के पास पहुंच जाएगी। आज बाबूजी उसे 30 रुपये देंगे। उस दिन उन्होंने उसे दुकान में माल डालने के लिए 30 रुपये पेशगी देने का वादा किया था। बाबूजी से रुपये लेकर वो आज लाला का हिसाब चुका देगी। उसके बाद उसके पास जो रुपये बचेंगे उनमें से 5-7 रुपये तो वो रसोई पानी के लिए रख लेगी और बाकी रुपयों का माल ले आएगी। 10 डिब्बियाँ कैवेंडर की, 10 कैप्स्टन की, 10 प्लेयर की, 15 पासिंग शो की और 25 नया जहाज़ की, एक बड़ा बंडल पान की बेड़ियों का, एक 22 नंबर की बीड़ी का, 2 दर्जन दिया सिलाई की डिब्बियाँ, एक ढोली पान की बेड़ियों का, एक ढोली पान की, और तसव्वुर में उसके जहन पर माल से भरी हुई दुकान चमक उठी। कैवेंडर, कैप्स्टन, प्लेयर, पासिंग शो। वो कई बरस से सिगरेट पान की दुकान कर रही थी। कई बरस पहले जब वो अपने निखट्टू ख़ानदान के साथ दिल्ली आई थी तो ले दे के उस शख्स के पास सिर्फ 15 रुपये बाकी थे, जिनसे 1 महीना भी मुश्किल बसर हो सकता था। अगरचे 25 रुपये उसके अपने पास भी मौजूद थे, लेकिन वो रकम उसने अपने खाविन की नज़रों से बचा कर रखी हुई थी और उसमें से 1 पैसा भी वो उसकी नज़र करने को तैयार न थी। इस मुफलिसी के आलम में उसके खाविन ने उससे कहा था कि ये 15 रुपये कब तक चल सकते हैं? जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तुम ही छोटा मोटा काम शुरू कर दो। अगर तुम यहाँ थोड़े बहुत सिगरेट ही लाकर रख दो तो हमारी रोटी निकल आए। तुम्हारे देश की कई औरतें सिगरेट पान की दुकानें कर रही हैं। तुम दुकान पर बैठना और मैं नौकरी ढूंढता रहूँगा। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो दुकान छोड़ देना। और ये मशवरा सुनकर उसने सोचा था कि उसे वाकई ये काम शुरू कर देना चाहिए। उस वक्त उसका खाविन बेकार है और उनके पास इतना असासा भी नहीं कि 2-4 माह तक बैठकर खा सकें।
आखिर मेहनत मजदूरी करने में हर्ज ही क्या है। जब उसके खाविंद को काम मिल जाएगा तो वो दुकान छोड़ देगी। चुनाचा यही सोचकर उसने 10 रुपये खाविंद से और 10 रुपये गिरह से डालकर छोटे से पैमाने पर सिगरेट पान की दुकान शुरू कर दी। खाविंद की हिदायत के मुताबिक वो सुबह सवेरे उठकर बरामदे में दुकान सजाती, नहा धोकर घर के धुले हुए कपड़े पहनती और बन संवर कर दुकान पर बैठ जाती। उसकी इंतहाई ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसकी दुकान चल पड़े, उसकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। चुनाचे इसीलिए वो अपने खाविंद की बताई हुई तरकीब के मुताबिक हर ग्राहक का एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ नहायत खुशकल्की से पेश आती और मुतवातिर ये कोशिश करती कि उसका हर ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए उसकी दुकान पर खड़ा रहे, ताकि इस तरह शायद वो कुछ और भी ख़रीद ले। उसे खड़े देखकर शायद कोई और ग्राहक भी आ जाए जो उसका खाविंद न जाने कहाँ से, एक पुरानी सी बेंच जो उसका खाविंद न जाने कहाँ से उठा लाया था पर बैठ जाते और उससे खुशगप्पियाँ उड़ाने लगते। उन लोगों की मौजूदगी में उसे बेहद मसरत हासिल होती। वो उनसे इस तरह हंस हंस कर बातें करती जैसे वो उसकी रूह का एक हिस्सा है। अगर कोई जिंदा दिल ग्राहक उससे हल्का फुल्का मजाक भी कर देता तो वो बुरा न मनाती, बल्कि जवाब में कोई पुरलुत्फ फ़िक्रा कहकर उसे लाजवाब कर देती। उसकी बातों में शोखी भी होती, बेतकल्लुफ़ी भी और बेबाकी भी, लेकिन वो इस बात को कभी ना भूलती कि वो सिर्फ दुकानदारी के लिए बातें करती है। इसी तकनीक की वजह से चंद ही दिनों में उसकी दुकान मकबूल हो गई थी और उस इलाके के शरीफ लोगों के अलावा सब्ज़ी मंडी के लफंगे और आवारा नौजवान भी उसकी दुकान का तवाफ़ करने लगे थे, जो आते ही नहायत शान से पैसा फेंक कर कहते, लाओ तो जानी 500 सिगरेट देना दो हमें, ज़रा हम भी गम गलत करें। कई एक 2 पैसे का पान लेकर 32 निकाल देते। ये सारी दिल्ली में तुम जैसा पान कोई नहीं लगाता। मैं 2 मील से पान लेने आता हूँ। कोई एक आने का पैकेट खरीद कर वहीं बेंच पर बैठ जाता और उसे कुछ इस अंदाज से देखने लगता जैसे एक आने का सौदा लेकर उसे भी साथ ले जाना चाहता हो। और कोई सुलगती हुई रस्सी से बीड़ी जलाकर आईने में अपना अक्स देखता और गुनगुनाने लगता, गोरी तोरे नैनों के तीर। मगर ऐसे ग्राहकों से वो खुशकल्की के बजाय दुरुस्ती से पेश आती। एक आने का पैकेट लेकर अब मेरा बेंच भी तोड़ोगे? बीड़ी सुलगाना है तो घर से माचिस लेकर क्यों नहीं चलते? अपनी अम्मा को देखो ना, इस तरह चले आते हैं हरामखोर। और सिर्फ डांट डपट ही नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वो माँ बहन की गालियाँ देने में भी झिझक महसूस ना करती। पूरे 3 माह तक वो इसी तरह अपने बेकार खाविंद और 2 साला बच्ची का पेट पालती रही, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसके खाविंद को नौकरी मिलते ही वो घर का बोझ उठाएगा। लेकिन 3 माह के बाद जब उसके खाविंद को एक मिल में नौकरी मिल गई तो उसने फिर लापरवाही शुरू कर दी। घर का बोझ उठाना तो दूर, उसने घर को घर ही ना समझा और रोज़ बरोज़ बेनियाज होता गया। रात के 2 बजे तक घर न आता और कई मर्तबा तो रात भर ही गायब रहता। उससे या बच्ची से वो बात तक ना करता। यहाँ तक कि जब कभी वो घर की किसी अशद ज़रूरत के लिए उसे 2-4 रुपये भी मांगती तो वो साफ इनकार कर देता। उससे 20 रुपये भी मांगती तो वो साफ इनकार देता। उसे 20 रुपये तनख्वाह मिलती थी जो अफीम और जुए की नज़र हो जाती।
और अपने खाने पीने का बोझ उसने बदस्तूर उसी पर डाले रखा। वो खाना भी खाता और पान बीड़ी सिगरेट भी उस दुकान से उड़ाता, कभी मांग कर, कभी चोरी और कभी सीना जोरी। सिर्फ यही नहीं बल्कि वक्त पड़ने पर उसकी संदूकची में से नकदी भी उड़ा ले जाता। वो लाख रोती पीटती, उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसके कानों पर जूं तक न रेंगती। इससे पेशतर वो अपने मर्द की वजह से ना जाने कितनी मुसीबतें उठा चुकी थी। जब वो इस शख्स के साथ अपने चचा के घर से भागकर आई थी, उसने एक दिन भी सुख का सांस ना लिया था। पिछले चंद बरस की दोस्ती में वो उसे कई चरके लगा चुका था, उससे कदम कदम पर झूठ बोलता था, ज़रूरत पड़ने पर वो उसे बड़े से बड़ा फरेब देने से भी नहीं चूकता था। और वो ये सब कुछ जानने समझने के बावजूद उसका हर फरेब खाती रही थी, हर मुसीबत बर्दाश्त करती रही थी, क्योंकि एक तो गुज़र औकात के लिए उसके पास कोई ज़रिया ना था, और दूसरे वो ना तो वापस चचा के यहाँ जा सकती थी और ना कहीं और। लेकिन अब इस शख्स की बेरहमी और लापरवाही ने उसे इंतहाई मायूस कर दिया, और अब तो उसे यह भी उम्मीद ना रही थी कि वो शख्स उसे भी 4 आने का आटा भी ला कर देगा। अगर वो कभी बीमार ही पड़ जाए तो वो उसे किसी खैराती अस्पताल से भी दवा ला कर देगा। अगर वो फाकों से तड़प तड़प कर मर जाए तो वो शख्स उस पर कफन भी डालेगा या नहीं। और सिर्फ मायूसी नहीं, बल्कि उसके दिल में तो एक अजीब किस्म की नफरत सी सर उठाने लगी। उसने सोच लिया कि अब वो ज़िंदगी में कभी इस शख्स पर भरोसा ना करेगी, और आज तक उसके रहमो करम पर पड़ी रही है, और वो उसके साथ हस्बे मर्जी सलूक करता रहा है। लेकिन अब वो उसकी मोहताज बनकर नहीं रहेगी। वो खुद कमाएगी और अपने हाथों से अपना और अपनी बच्ची का पेट पालेगी। उसने दुकान को बदस्तूर जारी रखा। अगरचे उसकी दुकान पर काफ़ी ग्राहक आ जाते थे, लेकिन उसका हाथ हमेशा तंग ही रहता। उसकी दुकान में इतना माल ही ना था जिसकी बदौलत वो इन ग्राहकों से कुछ फ़ायदा उठा सकती। अगर माल होता तो बिलाशुबा वो अच्छे पैसे कमा सकती थी। उसकी दुकान इस कदर चल सकती थी कि सब्ज़ी मंडी वाला कत्थू भी उस पर रश्क करने लगता। लेकिन वो तो रोज़ का रोज़ माल लाती, और जो मुनाफा होता उसे जूं तूं करके घर के अखराजात पूरे करती। उसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिशें करवटें लेती रहती कि किसी तरह उसकी दुकान में भी माल बढ़ जाए, और इसके लिए उसने कई मर्तबा हाथ पांव मारे। कभी वो लाला से इस उम्मीद पर उधार लेकर आती कि इस तरह मुनाफे के पैसे जमा करके वो आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिश को पूरा कर लेगी। लेकिन पेट था कि उसके लिए उसे 12 दुकान की राशि काटना पड़ जाती। कभी कभी तो उसकी दुकान में माल की इस कदर कमी आ जाती कि घर में 2 वक्त चूल्हा भी ना जल सकता। वो बच्ची को थोड़ा बहुत दूध पिलाकर खुद भूखी सो जाती। दुकान की ज़बूहाली, खाविद की लापरवाही, घर की परेशानी, उसे रह रहकर अपनी किस्मत पर रोना आता। वो सोचती कि जवानी के जोश में आकर वो इस शख्स के साथ क्यों चली आई। अगर वो अपने चचा के घर में रहती तो वो ऐसे आवारा और निखट्टू आदमी के साथ हरगिज़ उसकी शादी ना करता। वो सोच समझ कर और देखभाल कर उसे किसी मर्द के हवाले करता। उस सूरत में उसे इस तरह यूँ भूखों तो ना मरना पड़ता। और कभी कभी वो ये सोचने लगती कि इस तरह वो कब तक फाके काट सकती है, कब तक पेट पर पत्थर बांधकर तड़प सकती है, कब तक उस नन्ही सी बच्ची को बिलखते हुए देख सकती है। उसका, उस बच्ची का, इस घर का तमाम बोझ उसके सर पर है।
घर की हर ज़रूरत उसे ही पूरी करना है, और जब बच्ची जवान होगी तो उसके हाथ भी उसी को पीले करना है। गो ये सब जिम्मेदारियां उस शख्स पर आयद होती हैं, लेकिन जब वो उन जिम्मेदारियों को नहीं समझता, उसकी परवाह नहीं करता, तो वो भी उसका ख्याल क्यों नहीं छोड़ देती? वो क्यों बंधी बैठी है उस शख्स के साथ? अगर उसने उसे इस बेबसी और बेकसी के आलम में छोड़ दिया है, तो क्यों ना वो किसी और शख्स के घर में चली जाए, क्यों ना और किसी शख्स को अपने घर में ले आए। इस सूरत में उसे 2 वक्त की रोटी तो मिल सकेगी, पहनने के लिए अच्छा बुरा कपड़ा तो मिलेगा, उसकी बच्ची को पाव भर दूध तो मैसर आएगा। और ये ख्याल रोज़ बरोज़ उसके जहन में जड़ पकड़ने लगा। और एक दिन ऐसा भी यहाँ पहुँचा जब उसकी नज़रें इंतखाब गंगा पर जा पड़ी। गंगा उसके खाविन के साथ मिल में काम करता था, उसकी दुकान पर अक्सर आया करता था। शुरू में तो वो उसके खाविन के साथ ही आता था, लेकिन बाद में वो उसकी गैर हाजिरी में भी आने लगा। वो आकर उसे एक आने वाली सिगरेट की डिब्बिया खरीदता, एक पान लेता और बेंच पर बैठ जाता, और कितनी देर तक वहीं बैठा रहता, उससे हंसी मजाक करता रहता। लेकिन ये गंगा उसे एक आंख ना भाता था। उसकी बातों में उसे एक बेपनाह गंदगी, एक भयानक पाप नज़र आता था। उसे देखते ही वो नाक भौं चढ़ा लेती, और उसके मजाक सुनकर तो वो नफरत से मुंह फेर लेती। उसके जी में आती थी कि वो गंगा को इतनी मोटी गाली दे कि वो फिर कभी उसे मजाक करने की जुर्रत न कर सके। वो उसके मुंह पर ये ज़ोर से तमाचा मारे कि वो फिर कभी उसकी दुकान का रुख न करे, और अंदरूनी गुस्से के तहत वो कई मर्तबा उसे डांट देती, अपनी दुकान से उठा देती, उसे आइंदा ना आने की तंबीह करती। लेकिन वो था कि उस पर किसी बात का असर ही ना होता था। इस तमाम फटकार के बावजूद वो उसकी दुकान पर चला आता था और आकर फिर वही हरकतें करने लगता था। लेकिन अचानक उसे गंगा बेहद अच्छा लगने लगा, इतना अच्छा कि पहली मर्तबा उसे अपना खाविन भी अच्छा न लगा होगा। अब उसे गंगा की बातों में भयानक पाप की बजाय चांदी के सिक्के खनकते हुए मालूम होते थे। अब वो उसे देखकर नाक भौं ना चढ़ाती, उसकी हंसी मजाक का बुरा ना मानती, बल्कि उसे मजाक करती। अगर कभी थोड़ी देर के लिए गंगा के करीब होती गई, जानबूझकर उसे अपने करीब लाती गई। एक दिन उसने उसे कुछ इस तरह बातों में लगाया कि वो रात के पूरे 11 बजे तक उसकी दुकान में बैठा रहा। उस रात दुकान बंद करने के बाद वो उसके साथ सब्जी मंडी की पहाड़ी की तरफ सैर करने के लिए चली गई, और उसी सैर में वो उससे रुपए के 3 नोट हासिल करने में कामयाब हो गई। गंगा बदस्तूर उसके पास आता रहा। वो सिगरेट पान लेने के लिए तो आता ही था, लेकिन मौका मिलने पर वो महीने में 4-5 मरतबा रातों को भी आ जाता। ऐसे मौक़ों पर जब उसका खाविंद अफीम के नशे में चूर पड़ा होता, कहीं जुआ खेल रहा होता, या लड़ झगड़ कर अपने किसी बिरादर के यहाँ गया होता, और गंगा के इस तरह आने से महीने में 10-12 रुपये मिल जाते। उन रुपयों से वो कभी दुकान का माल बढ़ा लेती, कभी घर की ज़रूरत पूरी कर लेती, और कभी कभी उन्हीं में से चंद एक रुपये उसके खाविन के हत्थे भी चढ़ जाते। और आखिर गंगा एक दिन अचानक कहीं चला गया, न जाने कहाँ, और उसने अपनी दुकान के सामने रहने वाले ड्राइवर को गंगा की जगह दे दी। उसके बाद उसकी दुकान के ऊपर रहने वाले साहब का नौकर ड्राइवर बना रहा। फिर उस नौकर के बाद उसने बाबूजी को बाबूजी बना लिया।
बाबूजी उसके रोज़मर्रा के ग्राहक थे और दूसरे ग्राहकों की निस्बत दोगुना चौगुना सौदा खरीदते थे। रोज़ाना 3-4 डिब्बियाँ सिगरेट और 7-8 पान, इस तरह उसे 4-5 आने रोज़ाना बच जाते थे। और यही वजह थी कि चाहे वो दूसरा माल लाए या ना लाए, मगर उनके लिए ज़रूर माल ला कर रखती थी। फिर 4-5 आने के इस मुनाफे के अलावा उसे उनसे कुछ और फ़ायदा भी पहुंच जाता था। उसके दूसरे ग्राहक तो कभी कभार उधार भी कर लेते थे, जिससे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, लाजमी अमर था। मगर बाबूजी उधार लेने की बजाय उधार देते थे। यानी जब उसके पास रेज़गारी ना होती तो वो सौदा लेकर बाकी पैसे उसके पास छोड़ जाते थे और बारहा भूल जाते थे। कभी तो वो खुद ही उन्हें याद दिलाकर पैसे वापस कर देती और कभी जानबूझकर खामोश रह जाती। अब कुछ दिनों बाद उस पर माली मुश्किलात आने लगी तो उसने बाबूजी पर डोरे डाले। बाबूजी ही से उसे मालूम हुआ था कि वो किसी बड़े दफ्तर में हैं और 80 रुपया तनख्वाह पाते हैं। उनके माँ बाप लाहौर में हैं और वो यहाँ जवाहर नगर में अकेले ही रहते हैं। उसने सोचा अगर बाबूजी उसके पास आने लगें तो उसकी तमाम मुश्किलात दूर हो सकती हैं। उनके आने से उनके घर और दुकान दोनों की हालत सुधर सकती है। इस ख्याल से वो उन आम ग्राहकों की निस्बत ज़्यादा खुशखल्क़ी से पेश आने लगी उनके साथ। वो उन्हें कनखियों से देखती, उनके सामने खामखा मुस्कुराती। शाम को जब वो बेंच पर आ बैठते तो उनसे जंग की खबरों और उन पर तबसरा सुनती। उन्हें सब्ज़ी मंडी की ताज़ा वारदातें सुनाती, किसी नामालूम औरत का किस्सा छेड़ देती, उन्हें आँखों ही आँखों में कुछ अजीब किस्म के इशारे करती। और जब उसकी दुकान पर कोई ग्राहक मौजूद ना होता तो मौका महल देखकर कहती, घूमने जा रहे हैं बाबूजी, हमें भी घुमा लाइए ना। आज तो गर्मी ने हद कर दी बाबूजी, मेरा तो तमाम बदन जल रहा है। आज तो खूब काले काले बादल आ रहे हैं बाबूजी। अब तो वो बहुत दूर जा चुकी, अब पीछे जाकर क्या करेंगे। मैं कोई खूबसूरत थोड़ी हूँ जो कोई मेरा पीछा करेगा। हाँ। और एक दिन शाम के वक्त जब रात की तारीकी फैलना शुरू हो गई थी, वो बाबूजी के तेवर देखकर उनके पीछे पीछे उनके मकान पर चली गई और आधे ही घंटे में उनसे 5 रुपए का नोट ले आई। उसके बाद वो कई मर्तबा उनके पास गई और हर मर्तबा 2-2, 3-3 रुपए वसूल कर लाई। कभी कभी वो खाली हाथ चुपचाप वापस चली जाती, इस ख्याल से कि वो उन्हें अपना मुस्तकिल ग्राहक बनाए रखना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि 2-3 रुपयों के लिए 30-40 रुपये माहाना की आमदनी बंद हो जाए। और इस तरह वो लगातार उनके पास जाती रही। चूँकि वो मकान जवाहर नगर के एक कोने पर वाक़ था और बाबूजी के कमरे का दरवाज़ा जवाहर नगर के वीरान भट्टे की जानिब खुलता था, इसलिए वहाँ जाने में उसे कोई ख़ास रुकावट पेश ना आती थी। हाँ, उस दिन के बाद उसने शाम की बजाय दोपहर को वहाँ जाना शुरू कर दिया, क्योंकि शाम को तो उस इमारत में किराएदारों की कसरत के बायस काफ़ी हंगामा हो जाता था। दूसरे हवाखोरी को निकले हुए लोगों की वजह से सड़क पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती थी। चुनाचे बाबूजी ने उसे कह दिया था कि वो शाम की बजाय दोपहर को आ जाया करे। ख़ास मौक़ों पर वो दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी ले आते थे। वो अपनी वही पुरानी फटी कॉपी लेकर हिसाब मांगने के बहाने उनके पास चली जाती। आज सुबह दफ्तर जाते वक्त बाबूजी उनसे सिगरेट लेने आए थे तो उसने उनसे 2 बजे का वक्त मुकर्रर कर लिया था।
पासिंग शो, प्लेयर्स, कैप्स्टन, कैवेंडर, इन्हीं चीज़ों के तस्वुर में खोई हुई वो बाबूजी के पास पहुंच गई और उनके पास जाकर उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो उनके पास नहीं गई बल्कि ये चीज़ें उसके पास आ गई हैं। फिर वो जूं-जूं उनके करीब होती गई, ये चीज़ें उसी कदर उसके ज़्यादा करीब आती गईं। वो बाबूजी के और करीब आ गई और ये चीज़ें उसके और करीब आईं, और करीब और करीब। और ऐन उस वक्त जब वो इन चीज़ों को अपनी दुकान में सजा रही थी, उसके तसव्वुरात का तिल्स्म टूट गया। बाबूजी ने अपने आधे दिन की छुट्टी का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा चुकने के बाद उसे 30 रुपये पेशगी देने के बजाय रुपए रुपए के 2 नोट निकाल कर पेश किए। ये लो, तुम्हारा वो 30 रुपये वाला काम तो नहीं बन सका। लम्हा भर के लिए वो बुत बनी खड़ी रही। हैरत, खौफ और परेशानी के मिले जुले जज्बात के रेतों में वो यूं भौचक्का सी रह गई जैसे पहली तारीख को तनख्वाह मिलने पर किसी की जेब कट जाए। दरवाजे से वो उन 30 रुपयों के तस्वुरात पर अपनी ज़िंदगी के महल खड़े कर रही थी। उन 2 दिनों में उसने अपना हाल और मुस्तकबिल इन्हीं 30 रुपयों से वाबस्ता कर दिया था। उस वक्त उसे यूं महसूस हुआ जैसे उन महलों में ज़लज़ले आ रहे हों, जैसे उसका हाल और मुस्तकबिल माजी से भी ज़्यादा तारीक हो जाएगा। उस तारीकी का ख्याल आते ही वो कपकपा उठी और गिड़गिड़ाने लगी। आपके लिए 30 रुपये कोई बड़ी बात नहीं बाबूजी, आपने परसों वादा किया था। अगर आज नहीं हो सकते तो मैं कल आ जाऊंगी। मुझे लाला का हिसाब चुकाना है, दुकान में माल डालना है, घर में कुछ भी नहीं बाबूजी। बाबूजी निढाल से चारपाई पर लेट गए और टिकटिकी बांधे छत की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कदरे लापरवाही के साथ रूखेपन से कह दिया, नहीं, कल आने की तुम तकलीफ़ ना करना। अगर हो सकता तो मैं आज ही दे देता। और फिर यहाँ सब लोगों को शुबा हो चुका है, अगर किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। मैं जल्द ही ये मकान छोड़ रहा हूँ, ये लो, आज के पैसे ले जाओ तुम। और ये कहकर उन्होंने वो दोनों नोट उसकी तरफ फेंक दिए। 2 नोट, वो 2 नोट देकर उसका दिल जल गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे बाबूजी ने उसकी तरफ 2 रुपये नहीं बल्कि 2 गालियां फेंकी हों, जैसे उन्होंने अपने दोनों बूट उतारकर उसके मुंह पर दे मारे हों। एहसास की इस लहर ने उसके दिल में नफ़रत का एक इंतकामी जज्बा पैदा कर दिया। उसे बाबूजी पर भी गुस्सा आने लगा और वो अपने आप पर भी अपने आप पर भी उसने वो दोनों नोट उठाकर उसी तरह बाबूजी की तरफ फेंक दिए और दिल ही दिल में पेशाब खाती हुई, बड़बड़ाती हुई, निहायत तेज़ी के साथ रंग भरती हुई वापस चली आई। वो वापस आ रही थी और यूं महसूस कर रही थी जैसे चारों तरफ भयानक स्याह और तुंद तेज़ आंधी चल रही है, जैसे वो आंधी उसकी छोटी सी दुकान की बुनियादें हिला देगी। कोयटा के भूचाल की तरह उसकी लड़की को खानमा बर्बाद कर देगी। और इन्हीं ख्यालात में खोए हुए वो अपने आप को सड़कों पर मारी मारी फिरते देखने लगी। हर गुज़रने वाले से कहने लगी कि मैं भूखी हूँ, नंगी हूँ, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ। और उसकी लड़की बंगाल की कहतज़दा जवान औरतों की मानंद सरेआम अपने आप को बेचने लगी। मुझे ले चलो, तुम्हारे साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ, 2 रोटियाँ लाओ और मुझे ले चलो। वो बदस्तूर चीखती रही, वो सड़कों पर बदस्तूर भीख मांगती रही। उसकी लड़की 2 रोटियों के एवज़ मुतवातिर अपने आप को बेचती रही। जब वो अपनी दुकान पर पहुंची तो कमरे में जाकर वो अपनी छोटी सी खाट पर गिर पड़ी और सोचने लगी कि क्या वो अब फिर माल के लिए तरसती रहेगी। उसकी दुकान का वही हाल रहेगा, अब उसे फिर भूखों मरना पड़ेगा।
उसकी लड़की पहले तो पाव भर दूध के लिए बिलखती थी, अब दो रोटियों के लिए भी तड़पेगी। तड़प, भूख, माल। उसकी निगाहें खला में यूं घूमने लगीं जैसे वो किसी को तलाश कर रही हों। इस नामालूम जस्तजू में वो कई लम्हों तक घूमती रहीं और जब एक गैर मरई नुक्ते पर मरकूज़ हो गईं तो वो दिल ही दिल में कहने लगी, अगर बाबूजी ने मुझे 30 रुपये नहीं दिए तो क्या हुआ? वो अपने आप को भूखों ना मरने देगी। वो अपनी लड़की को 2 रोटियों के लिए पाप के इस गहरे और गंदे गार में ना गिरने देगी जिसमें वो खुद गिर चुकी है। अगर बाबूजी ने उसका हाथ छोड़ दिया है तो वो उस हाथ को किसी और के आगे बढ़ा देगी। उसकी दुकान पर ऐसे कई ग्राहक आते हैं जो उसका हाथ थाम लेंगे, जो उसके लिए बाबूजी बनने को तैयार होंगे। वो पंडित जी, वो स्कूल मास्टर, वो फौजी लड़का, उन सब पर वो बारी बारी गौर करने लगी और जल्दी उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसे 30 रुपये मिल गए हों, जैसे उसकी दुकान में बेअंदाज़ा माल भर गया हो, जैसे उसकी दुकान सब्जी मंडी वाले कत्थू की दुकान से भी ज़्यादा चल रही हो। ये थी आज की कहानी पनवाड़िन। कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।